दोस्तों नमस्कार। जी प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज देश में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और देश के सामाजिक संरचना पर का एक तरह से परिचायक भी है और सामाजिक समानता की अवधारणा पर बहुत बड़ा हमला है। देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गवई कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई कर रहे थे और उसी दौरान सुनवाई के तमाम वकील लोग वहां बैठे हुए थे और एक 71 साल के वकील राकेश किशोर ने उनको ऊपर जूता फेंका। चीफ जस्टिस गवई के ऊपर। ये कोर्ट के अंदर हुआ और वो तब हुआ जब चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट के अंदर थे। वो देश मतलब बाहर कहीं नहीं गए हुए थे, रोड पर वो सुनवाई कर रहे थे। उस टाइम पर कोर्ट चल रही थी और वकील लोग, काफ़ी लोग वहाँ वकील लॉयर्स और क्लाइंट्स बैठे होंगे और उस दौरान उस वकील ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया। श्री राकेश किशोर 71 साल के हैं, बुजुर्ग हैं और वकील हैं, रजिस्टर्ड लॉयर हैं। वो कई सारे बार काउंसिल्स में के वो मेंबर हैं। फिर सवाल ये है कि चीफ जस्टिस के ऊपर उनके कोर्ट में जूता फेंकने की हिम्मत कैसे हुई। आपको याद हुआ, एक वीडियो मैंने उल्लेख भी किया था कि एक मामला आया था मध्य प्रदेश के खजुराहो से, जहां भगवान विष्णु, जिनको भगवान ये लोग बोलते हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति को कहीं वो पहले से खंडित रही होगी और वह पूरा जो परिसर है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है, वहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उस मूर्ति को दोबारा से रेस्टोर करने के लिए, बनाने के लिए, जो खंडित है वो, उस पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आया था और माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उसमें है और बहुत ही हल्के फुल्के मूड में उन्होंने कहा कि भाई भगवान से भी प्रार्थना करिए, अपना भगवान स्वयं ध्यान रखेंगे। बात सही भी है, अगर मूर्ति में भगवान है तो भगवान इंसानों की मदद करता है कि इंसान भगवान की मदद करेंगे। फिलहाल उस घटना से सनातन धर्म रहेगा, हिंदुस्तान जब तक रहेगा, इस तरह से नारे लगाते हुए उस वकील ने वहाँ से वो गया, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से उसको हटा कर ले गए। अब आप आती है कि बात सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब मिस्टर गवई चुपचाप अपना जो कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। हिम्मत की बात है, वो इस घटना से बिल्कुल विचलित नहीं हुए और जो आर्गुमेंट चल रहा था उन्होंने संबंधित वकीलों से कहा कि आप अपनी बहस जारी रखिए और जरा सा भी उन्होंने परेशानी चेहरे पर नहीं आने दी, जरा सा उनका कार्य नहीं रुका, जरा सा भी वो इससे भावुक नहीं हुए या विचलित नहीं हुए, उनका काम जारी रहा। उन्होंने तो बहुत ही बड़प्पन का परिचय दिया और जरा भी उस पर उन्होंने परेशानी व्यक्त नहीं की। सवाल ये नहीं है कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया गया, सवाल ये है कि देश कहाँ जा रहा है, देश की सोच कहाँ जा रही है। जूता फेंकने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और कई बार काउंसिल के वकील हैं, वो भी यंग वकील नहीं है, 71 साल के वकील हैं, जिनसे दुनिया कानून सीखने की उम्मीद करती है। ये दुनिया को कानून बताने वाले लोग हैं, ये दुनिया को न्याय दिलाने वाले लोग हैं। इनको न्याय की दृष्टि पाने के लिए लोग इनके पास जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं और उसका ये हाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक रहे हैं। आप सोचिए कि इन्होंने जो कानून की पढ़ाई की होगी, उसके ऊपर उन्होंने संविधान का जो अध्ययन किया होगा, जो इन्होंने अपने अनुभव से जो सीखा होगा कि संविधानवाद क्या होता है, कानून का शासन क्या होता है, कानून की व्यवस्था क्या होती है, उसके बाद भी उस व्यक्ति का सनातन धर्म उसके दिमाग पर चल रहा है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर पढ़ाई का कोई असर नहीं है, उसके ऊपर उसकी शिक्षा का, उसकी दीक्षा का कोई असर नहीं है। वह एक मानसिक गुलाम है और वो सिर्फ गुलाम है। आप सोचिए कि जिसने कानून की इतनी पढ़ाई की हुई, 71 साल का वकील है, बार काउंसिल्स में है वो, और उसने संविधान पढ़ा हुआ है, वो व्यक्ति अगर ये हरकत करता है तो ये अक्षम्य अपराध है। इसका मतलब है कि न उसकी नज़र में जिस काला कोट उसने पहना हुआ है, जिस कानून की डिग्री लेकर के,
उसकी नज़र में उस काले कोट की कोई इज्जत नहीं है, उसकी नज़र में वकालत के प्रोफेशन की कोई इज्जत नहीं है, उसकी नज़र में संविधान की कोई इज्जत नहीं है, उसकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई इज्जत नहीं है। चीफ जस्टिस पे तो जूता ही फेंक रहा है, क्या बात किया जाए। तो उसकी सारी पढ़ाई लिखाई और जो ज्ञान था, प्रोफेशनल ज्ञान जो लॉयर का होता है, वो सारा ज़ीरो हो गया। उसके ऊपर सनातन हावी हो गया। मतलब हम सनातन हैं तो हमारे लिए न तो संविधान है, न चीफ जस्टिस हैं, न न्याय है, न कोर्ट है, न वकालत है, न वकालत का प्रोफेशन है, कुछ नहीं है। हम सनातन हैं। अरे भाई, सनातन क्या हो? सनातन तो तुम्हारा शब्द ही नहीं है। जिस सनातन की आप बात कर रहे हो वो बौद्ध का दिया हुआ शब्द है। हिंदू अभी 2014 तक तो हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म हो रहा था। अब 2014 के बाद से सनातन धर्म हो गया। पहले यही डिसाइड कर लो कि कौन धर्म है कौन धर्म नहीं है। 2014 तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता तक हिंदू 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 की बात कर रहे थे, उसके बाद भी करते रहे हैं 14 के बाद। फिर कब घुस के सनातन आ गया, हिंदू धर्म हट गया, क्योंकि डिबेट होने लगा कि सिंधु नदी से लिया गया हिंदू शब्द है, बाहर फारसी शब्द है, और इस सिंधु नदी की इधर रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। तो एक कल्चरल टर्म है, एक तरह से देखा जाए एक कल्चरल सेगमेंट को, एक कल्चरल यूनिट को हिंदू कहा गया। रिलीजन से तो कोई मतलब ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वह कोई धर्म हो ही नहीं सकता जिसका 5% आदमी लाभार्थी और 95% आदमी शोषित हो। वह तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। किसी धर्म की पहली शर्त है कि उसके सारे मानने वाले, उसके अनुयायी बराबर हो, उनको बराबरी का स्थान हो, जो कि है नहीं। वही मानसिकता आज है कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक देता है। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना उसके अंदर दुस्साहस हुआ कैसे, इसी भावना कैसे आई? कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की हिम्मत कैसे जुटा पाया? यह मखौल है हमारी संवैधानिक व्यवस्था का, यह मखौल है हमारे समाज की सोच का, यह मखौल है पूरे संविधान, पूरी मतलब का जो व्यवस्था हमारे पास है कोर्ट न्यायालय की, उसका इसने मजाक उड़ाया है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शायद तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको, उसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया फिलहाल के लिए। आगे जो भी उनको ठीक लगेगा उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ देश में ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मौजूद हैं। ये चिंता का विषय है। जो न्याय का मंदिर है, जहां हिंदुस्तान के कोने कोने से व्यक्ति न्याय की उम्मीद में आता है और न्याय का अंतिम दरवाजा है, इसके आगे कोई दरवाजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को न्याय का अंतिम दरवाजा माना जाता है कि आदमी बड़ी उम्मीदों के साथ खटखटाता है यह दरवाजा कि यहाँ हमको जरूर इंसाफ मिलेगा। और कहा भी जाता है, आप कहीं भी जहाँ पढ़े लिखे लोग उनकी सर्किल में बात करिए अगर, तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं उसको इंसाफ व्यक्ति को जरूर मिल जाएगा। अगर लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में इंसाफ मिल जाएगा, हाई कोर्ट में भी अगर इंसाफ नहीं मिल पाया तो सुप्रीम कोर्ट में उसको जरूर मिल जाएगा। ऐसा विश्वास है करीब करीब सभी भारतीयों में, आम भारतीयों की। आज उस विश्वास को धक्का पहुंचा है कि ऐसी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक ऐसा व्यक्ति भी घूम रहा है, और कितने घूम रहे होंगे, क्या कहा जा सकता है। बार काउंसिल ने सराहनीय काम किया, तुरंत कार्रवाई की। फिर भी बार काउंसिल को देखना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि इस तरह के तत्व सुप्रीम कोर्ट के परिसर में दाखिल ना हो सकें, वह भी वकालत के वकील के वेश में। कलंकित तो वो काला कोट हुआ है, जिस काला कोट को न्याय का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है कि यहां से न्याय मिलने का। एक तरह से देखा जाए तो वकील का काला कोट एक तरह से आम आदमी की उम्मीद का दरवाजा है, वो खिड़की, एक विंडो है जहां से वो न्याय पाने की उम्मीद करके लिए अंदर जाता है। वकील ही तो माध्यम है जिसके माध्यम से कोई आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो पाता है। उसकी कहाँ हैसियत है खड़े होने की? एक गांव से चला हुआ आदमी चप्पल पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके एक वकील के पास ही आता है इस उम्मीद में कि हमें ये आदमी मुझे न्याय दिलाएगा, इंसाफ कराएगा। तो वकील एक खिड़की है, न्याय की खिड़की है। वकील का कोर्ट एक न्याय का खिड़की है, उसका सम्मान है, उसकी महिमा है। आज वो महिमा कहीं न कहीं कलंकित हुई है, चोट लगी है उस पर कि वकील ने ऐसा कर दिया। एक दर्शक होता, एक कोई सिरफिरा चला गया होता,
उसने ऐसा किया होता तो एक बार सोचा जा सकता था कि वो धार्मिक भावनाओं में बह गया, ये हो गया, वो हो गया। एक वकील, सीनियर पर्सन, 71 साल का आदमी, वो ऐसा काम कर रहा है। ये मतलब कितनी घृणित है कि इस तरह की सोच के लोग इस समाज में मौजूद हैं कि जात के आधार पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक उनके जात से देखा जा रहा है, उनके जात के चश्मे से देखा जा रहा है कि ये दलित हैं। दलित कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया है, कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ गया, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि अगर जो टिप्पणी किया चीफ जस्टिस ने उस मूर्ति के मामले पर, अगर कोई अपर कास्ट जज वही काम किया होता, दूसरे चीफ जस्टिस होते जो अपर कास्ट के थे, कोई भी जो कई हुए हैं, तो क्या लोगों का रिएक्शन यही होता? बिल्कुल नहीं होता। गारंटी लीजिए बिल्कुल नहीं होता। चीफ जस्टिस पर यह हमला करने का जो इस तरह से दुस्साहस हुआ है, सिर्फ उनके दलित होने की वजह से। क्योंकि समाज का एक तबका जो 5 से 7% है, 8% है, उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि एक दलित परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत में इतने बड़े मतलब न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर वो बैठे, ये बर्दाश्त के बाहर। मैं तो सोशल मीडिया पढ़ता रहता हूँ, लोग कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं। मेरे लिए कोई ये पहली बार नहीं हुआ है कि लोग कितनी गंदी बातें और कितने मतलब मैं ऐसे शब्दों को दोहरा नहीं सकता यहाँ पर, ऐसे ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चीफ जस्टिस के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो दलित परिवार से हैं। आप कल्पना कर सकते हैं आज के दौर में जब देश की आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 75 साल से ऊपर हो गया, संविधान लागू हुए 75 साल से ऊपर हो गया, दलित समाज और पिछड़े तबकों में जागरूकता आई है, राजनीति के क्षेत्र में उनका दखल बढ़ा है, आरक्षण के माध्यम से भी और अपने प्रतिभा से भी वो तमाम सरकारी सेवाओं में आ गए हैं, आ रहे हैं और आ गए हैं काफ़ी संख्या में। मतलब कि वो पहले की स्थिति से, प्राचीन स्थिति से बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हैं, या जो आज़ादी के पहले की स्थिति, संविधान के लागू होने से पहले की स्थिति और संविधान के लागू होने से बाद की स्थिति में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। इसके बाद भी आप सोचिए कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दिया जाता है। आज भी कितनी खतरनाक मानसिकता के लोग समाज में जी रहे हैं। वो 3 से 5%, 8%, 10% लोग वही चाहते हैं कि समाज उनकी मुट्ठी में हो, समाज पर उनका नियंत्रण हो, वही सब कुछ तय करें, उन्हीं को पदों पे बैठने का हक है, उन्हीं पर उच्च पदों पे आने का हक है, उन्हीं को शासन करने का हक है, उन्हीं को सब कुछ नियंत्रित करने का हक है। बाकी सब लोग सेवक हैं, सब लोग उनकी सेवा के लिए बने हुए हैं। ये वो सोच है इसके पीछे। वह हमला करने वाला वकील एक व्यक्ति नहीं है, वो समाज के 7 से 8% लोगों की सोच का प्रतिनिधित्व करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इसी सोच को। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये गोंडसे का वंशज है, ऐसी सोच रखने वाले लोग। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं, आज जब आज़ादी के इतने सालों बाद, और मैंने कहा कि इतने सारे क्षेत्रों में ओबीसी समाज के लोग या दलित समाज के लोगों का हस्तक्षेप बढ़ा है, उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, जब आज लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंक दे रहे हैं, तो आप कल्पना करिए कि डॉक्टर अंबेडकर पर कितनी मुसीबतें आई होंगी, डॉक्टर अंबेडकर पर क्या क्या जुल्म ढाया गया होगा, डॉक्टर अंबेडकर पर कितनी मुश्किलें पैदा की गई होंगी उनके सामने, किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हुई थी, क्या हुई थी कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भी असेंबली का चुनाव न जीते। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो रहा था तो हर भरसक प्रयास किया गया कि उन्हें हरा दिया जाए, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों ने भी उनको हराने की कोशिश की कि कहीं से जीत कर संविधान सभा में ना आ जाए, कहीं से जीत करके भी वो संविधान बनाने वाली संस्था में ना आ जाए। हर संभव प्रयास किया गया और किसी तरह से वो सहयोग लेकर के वो जीत करके आए, क्योंकि उनका इरादा तगड़ा था। उन्हें मालूम था कि संविधान सभा में उनका जाना जरूरी है। अगर वो संविधान सभा में नहीं आ पाए तो दलितों का उद्धार नहीं हो पाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है
और हर जगह वो उनका प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। हालांकि उनके जीवन स्तर में बहुत मामूली फर्क आया है, अपर कास्ट सोच में बहुत मामूली फर्क आया है, लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़े हैं। डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से तो नहीं आ पाए हैं वो लोग, लेकिन जरूर है कि जीरो पे नहीं है, वहां से एक कदम दो कदम आगे बढ़े हैं। ये जो भी उन्होंने प्रोग्रेस किया है, ये डॉक्टर अंबेडकर की उपलब्धि है, ये उनकी वजह से है। तो सोचा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितनी कितनी मुश्किलें पैदा की गई होंगी, उनको हर कदम पे कितना रोका गया होगा, कितना अपमानित किया गया होगा, मारने पीटने की तमाम कोशिशें हुई होंगी, हुआ भी होगा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का इरादा क्लियर था। वो जानते थे मेरे साथ ये सब कुछ होगा, उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था कि उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा, एंड ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। कोई डाउट नहीं था उनको, वो मान के चलते थे कि मुझे गालियां दी जाएंगी, मुझे मारने पीटने की कोशिश की जाएगी, मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी, मेरे खिलाफ हर तरह की मुश्किलें पैदा की जाएंगी। ये डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरह से मालूम था, और इसके बाद भी वो डटे रहे। ये गौतम बुद्ध का देश है। ये लोग मान लें, जो कहते नहीं कि बुझने से पहले लौ तेज हो जाती है, दिए की लौ तेज हो जाती है, तो ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी सोच के लोग हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि अब 85% की महत्वाकांक्षाओं को आप दबा नहीं पाएंगे। इस कुछ महीनों से सालों की बात है। आप उनकी महत्वाकांक्षाओं को या उनका जो संवैधानिक हक है, उनका जो सामाजिक हक है, उस पर आप डाका नहीं डाल पाएंगे। आप अपनी समाप्ति की ओर हैं। अगर कुछ लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नहीं मनुस्मृति लागू हो जाएगा, जाति व्यवस्था दोबारा से कायम हो जाएगी, तो उन्हें दोबारा से सोचने की जरूरत है। एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा हो चुका है, और उसकी शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर ने की है। तमाम दूसरे समाज सुधार के क्षेत्र में काम जिन लोगों ने किया, उनका भी सबका योगदान है। ये रुकने वाला नहीं है। और कहते हैं ना कि दिए की लौ बुझने से पहले तेज आती है, ये वही हाल है। अब ये जाने वाले हैं लोग, ये जाने के लक्षण है, ये टिकने के लक्षण नहीं है। जिस तरह से आप हमले कर रहे हैं, इससे आप उस समाज को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो सब लोग। जो 85% आबादी है ना, वो आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। आप याद रखिए इस बात को। तो आप बस गिनती के दिन है आपके। अगर आपने रवैया नहीं बदला, तो समाज की हकीकत को स्वीकार नहीं किया, तो आप 85% लोगों को दबा देना चाहते हैं। दबे होंगे जब दबे होंगे। ये गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ पे गौतम बुद्ध के विचार ही रहेंगे, वही चलेंगे। इंसानियत का विचार चलेगा, समानता का विचार चलेगा, न्याय का विचार चलेगा, पाखंड का खात्मा होगा। गौतम बुद्ध का देश है यहाँ पे, गौतम बुद्ध के विचार चलेंगे, कर्म और ज्ञान चलेगा, पाखंडी व्यवस्था नहीं चलेगी। कर्म और ज्ञान का रास्ता गौतम बुद्ध ने दिखाया लोगों को कि अतुदीपो भव, अपने अंदर के प्रकाश को जलाइए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, कर्म और ज्ञान के रास्ते पर चलिए। ये गौतम बुद्ध का दिखाया रास्ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसको बाद में फॉलो किया। आप पाखंडी व्यवस्था में जी रहे हैं कि माला फूल चढ़ाने से आपका समाधान हो जाएगा, दुनिया की सारी तरक्की आपको मिल जाएगी। क्यों इतने बड़े बड़े लेबोरेटरी बना रखे हो जब माला फूल चढ़ाने से हो जाएगा? तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। निश्चित रूप से माननीय कोर्ट और सब लोग इसको संज्ञान में लेकर के उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि दूसरे लोगों को सबक मिल सके। ये देश की सोच है, आप सोचिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।